बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, हम इशूज़ पर बात करें। जो रेफरेंस चल रहा था चीफ़ जस्टिस साहब के पास, और वो था इंतखाबात को मुलतवी करने का, और इंतखाबात मुलतवी करने के रेफरेंस के अंदर 5 लार्जर बेंच बनाया गया था, जिसके अंदर 5 जजेस मौजूद थे और ये सुना जा रहा था। उसके बाद हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस साहब और सुओ मोटो एक्शन के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया और कहा गया कि जिस तरह से सुओ मोटो एक्शन लिया जा रहा है, चीफ़ जस्टिस साहब की इन ताकतों को कम करना चाहिए। वन मैन शो की बार बार हमने जिक्र सुना कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, ये इख्तियार एक से ज़्यादा शख्स के पास होना चाहिए है पार्लियामेंट के अंदर। फिर ये एक फ़ाइल की गई बात, और उसमें देखा गया कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने पास किया, एक कानून बना दिया, और कानून बनाने के बाद ही कहा गया कि आज के बाद अब चीफ़ जस्टिस का अकेले इख्तियार नहीं, बल्कि 3 जो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे वो फ़ैसला करेंगे कोई सुओ मोटो लेना है कि नहीं लेना। और इसके बाद ये भी अब बातें चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जो तमाम सुओ मोटो लिए गए थे, जिसके अंदर बहुत से लोग जो है वो इसके विक्टिम्स थे, उन सब के पास अब ऑप्शन आ जाएगी कि वो इस पर अपील कर सकते हैं। इस अपील का हक़ पहले नहीं था, अब अपील का हक़ मिल जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी हो जाएगी पाकिस्तान शायद, और नवाज़ शरीफ साहब का जो रेफरेंस था जिसमें नाअहलियत थी नवाज़ शरीफ साहब की, जहांगीर तरीन की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, इन सब को मौखर किया जाएगा, इनके ख़िलाफ़ अपील हो जाएगी, और बहुत सा फ़ायदा शायद हुकूमती नुमाइंदों को होगा। इस टाइम PDM इत्तेहाद के अंदर जो बहुत से लोग हैं वो विक्टिम हैं सुओ मोटो एक्शंस के, और सुओ मोटो एक्शंस के अगेंस्ट आज भी वज़ीर कानून साहब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि माजी में जो सुओ मोटोज़ हुए हैं उससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, और ऐसे सुओ मोटोज़ में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फरमाया। और इसके अलावा PM साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो क्यूरेटिव रिव्यू था उसका रेफरेंस वापस ले लिया है, और वापस करवा दिया गया है रेफरेंस। और एक अच्छी नवीद शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो फ़ैसला दिया, जिस तरह से जो बातें की थी, वो हुकूमत का अभी जो किया गया इक़दाम था उसकी फ़ेवर में थी। और उसके बाद ऐसे ही महसूस हो रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से आज रिव्यू वापस लिया है, शायद नवाजने की बात की जा रही है, क्या किया जा रहा है, सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फैसल मलिक साहब, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ तशरीफ़ फरमा हैं ख्वाजा अयूब नसीम साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा, और फैसल साहब, आई कम टू यू। ज़ाहिर है सर, आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, यू अंडरस्टैंड ऑल द सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है। हम देख रहे हैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है एक मखसूस तबके की जानिब से। मरीम नवाज़ साहिबा को देखें, उनकी स्टेटमेंट्स को देखें, ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने कह दी जो शायद हम मीडिया पर ऑन एयर कर भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ कह दिया। और इसी तरह स्टार्ट हुआ था जब ये एक सुओ मोटो एक्शन लिया गया था और इंतखाबात की तारीख तय नहीं हो पा रही थी। उस सुओ मोटो लेने के बाद हमने देखा कि एक लार्जर बेंच बना, उस लार्जर बेंच को फिर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया, उसमें बहुत से लोगों को। फिर कुछ जजेस ने अपने आप को साइडलाइन किया और कहा कि हम इस केस से अलहदा हो जाएंगे। जिस तरह से आज भी हमने देखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने केस की समाअत से माजरत कर ली और बेंच टूट गया। 5 रुकनी जो लार्जर बेंच था वो टूट गया, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने माजरत की। और माजरत क्यों की? उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत कर रहा हूँ। और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये हुआ कि रिमेनिंग 4 जजेस, जिनमें चीफ़ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इस केस को आगे प्रोसीड करेंगे। ये तमाम हियरिंग अब ये 4 रिमेनिंग जजेस देखेंगे। सर, फैसल मलिक साहब, किस तरह से देख रहे हैं सर आप सिचुएशन को? जी बिलाल साहब, मैं थोड़ा सा बता दूं पहले, ये सुओ मोटो है क्या जिसके पीछे ये गवर्नमेंट पड़ी हुई है। जी, सुओ मोटो जो उनसे है ना, एग्जैक्टली ये है कि कहीं पे भी कोई लाकानूनियत अगर चीफ जस्टिस को नज़र आए तो वो जो है ना उसके लिए उसका नोटिस लेके उसका बेंच बना दे, अदालत में जो उनसे ना उसको ले आए और अदालत में जो उनसे ना उसके ऊपर केस चले किसी भी लाकानूनियत के ऊपर। आप ये इख्तियार क्यों छीनना चाहते हैं चीफ जस्टिस से? अजीब बात है, ये गवर्नमेंट क्या पागल हो गई है? इनको समझ नहीं आ रही। अगर कहीं लाकानूनियत, सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जो जज हैं उनके पास इख्तियार होना चाहिए कि कहीं भी वो लाकानूनियत देखे तो उसके ऊपर वो खुद जो उनसे ना नोटिस लेके बेंच बैठा दें। अगर आप बेगुनाह हैं, बेंच बैठा हुआ है, जाएं और जाके वहाँ पे जो उनसे है ना अपनी बेगुनाही साबित करें और बरी हो जाएं।
ये क्या बात हुई? आप चीफ जस्टिस के जो है ना तक पहुंच गए, उनके अख्तियारात तक पहुंच गए, आप जो है ना आइन शिकनी कर रहे हैं, आप जो है ना क्लियरली हाइड्रोजन का केस कर रहे हैं, आर्टिकल 6 को दावत दे रहे हैं आप। ये आर्टिकल 191 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की क्लियर वायलेशन है। ये जुर्म बनता है, ये जो है ना हुकूमतूली नहीं। जस्टिस आपके इख्तियार को डिवाइड किया गया है एक्चुअली 3 मोस्ट सीनियर जजेस के अंदर, और आप क्या समझते हैं कि 3 जजेस को जिस तरह से इख्तियार दिया जा रहा है, क्या ये एक बेहतर इक़दाम नहीं है कि एक की बजाय, जिस तरह हमने देखा माजी के अंदर बहुत सी 2 पार्टियां बड़ी हामी थी इफ्तिखार चौधरी साहब की, और बड़े प्रोटोकॉल के साथ और बड़ी ताकत के साथ उनको लेकर आए, आज उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने बहुत से ऐसे कदम उठाए, ऐसे बहुत से सुओ मोटो एक्शंस किए जो शायद इनके नुकसान में थे या मुल्क के नुकसान में थे। सर एक तरफ तो ये कहते हैं कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, ठीक है, और लोगों को इंसाफ बड़ा डिले से मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो इतनी मेन मीख जो उनसे है ना वो इंसाफ के अंदर क्रिएट कर रहे हैं जी। पहले वो 3 जजेस बैठेंगे, फिर सोचेंगे लेना है कि नहीं लेना, और ये बात का फैसला जो उनसे है ना जो बेंच है वो भी कर सकता है। वो पहले दिन ही देख सकता है, जो चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया वो पहले दिन ही देख सकता है कि हाँ ये जो है ना गैर कानूनी को काम हुआ है कि नहीं हुआ, हमें इसके ऊपर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, पहले दिन ये फैसला हो सकता है। आप ये 3 जजों के दरमियान क्यों जो है ना गेम घुमा रहे हैं? आप तो ये गोला घुमा रहे हैं ना, इंसाफ को जो है ना मजीद जो है ना वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, मजीद उसको जो है ना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, ताकि ये 3 जजेस जो है ना अपनी मसरूफियात निकालें, फिर बैठे और फिर सोचें लेना के लेने ना। वो यार एक सिंपल सी बात है, अगर कोई लाकानूनीयत हुई है, चीफ जस्टिस उसको देख रहे हैं और उसको एक बार उन्होंने सो मोटो ले लिया है और बेंच बना दिए, बेंच में जाएं और जाके अपनी बेगुनाही साबित करें। बिल्कुल होना तो यही चाहिए सर, लेकिन यहाँ पर हुकूमत ने बहुत सी बातें की। उन्होंने आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया कि लाखों केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, और 5-5 साल से केसेस जिनके फैसले नहीं हो रहे हैं, और लोग इसी तरह ख्वार हो रहे हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट की भी इस चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत थी, तो हुकूमत ने कदम उठाया। नहीं जी, हुकूमत ने ये कदम इस वजह से नहीं उठाया, असल में जो उनसे है ना इन्होंने शब खून मारने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं, जो आइन देता है सुप्रीम कोर्ट के कि वो अपने रूल्स फ्रेम करें, उनको ख़त्म करने के लिए जो उनसे ना इन्होंने शब खून मारने की कोशिश की है। हम आपको इनको क्लियरली बताते हैं, ये जो उनसे ना चलने नहीं देंगे, ये सिविल मार्शल लॉ चलने नहीं देंगे, ये आपने सिविल मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। आपकी गलतफहमी है, इन हुकूमत वालों की गलतफहमी है कि ये सिविल मार्शल लॉ जो है ना चला के तो हर चीज को यर्गमाल बना लेंगे, अपने घर की लौंडी बना लेंगे। ये चाहते हैं कि इंसाफ भी इनके घर की लौंडी बने, ऐसा नहीं होगा। ये जो है ना पाकिस्तान में तो फिर आगे तबाही अगर ऐसा किया। एक तरफ कहते हैं जनाब इंसाफ में इतनी देर, और दूसरी तरफ इंसाफ के मामलात को इतना पचीदा बना रहे हैं आप। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ये कर क्या रहे हैं आप लोग, ये क्यों, कैसी हुकूमत है ये? सर इसमें तो कोई शक नहीं है, ज़ाहिर है इस टाइम पे अगर हुकूमत को देखा जाए तो हुकूमत के सामने रुकावट जो है वो शायद एक इसी इदारे की जानिब से आ रही थी। बाकी तो सब कुछ हुकूमत के लिए इट्स ऑल गुड। और ख्वाजा अयूब नसीम साहब, आई विल कम टू यू नाउ सर, क्या समझते हैं आप सर, ये जो जिस तरह से जो कुछ किया जा रहा है, फ़ायज़ ईसा साहब ने भी बड़ा इसके ख़िलाफ़ अपनी स्टेटमेंट्स दी और बड़ा कुछ कहा, और फिर आज की तारीख को देखा जाए वज़ीर आज़म साहब ने भी फ़ायज़ ईसा साहब का रेफरेंस भी वापस कर लिया सर, तो किस तरह से देख रहे हैं आप सिचुएशन को? गुजारिश ये है कि असल बात टाइमिंग की है कि ये सारा कुछ हो कब रहा है और किस तरीके से हो रहा है। बेसिकली जो इमरान खान मूव लेते हैं ना जी, खान साहब जो स्टेप उठाते हैं, ठीक है, वो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और उसको काउंटर करने के लिए ये एक उसका सद्देबाब करने के लिए ये ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं। मेरे से बेहतर तजिया कर सकते हैं फैसल साहब जी। लेकिन ये तो ऐसे ही है ना कि और भी पाकिस्तान में कुछ अदारे हैं जिनके सरबराहान अकेले ही हैं। तो उन्होंने आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के बरखुदार ने साहबजादे ने ये कहा कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ पे आ सकते हैं, असेंबली बुला सकती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उनको भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, मुराद ये है, ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सिविल कोर्ट बनाना, कि जो सिविल जज की पावरें हैं, जिसको मोहल्ले में कोई शायद सब्जी वाला सब्जी भी उधार ना दे, ये सुप्रीम कोर्ट को भी उसी तरह ही ट्रीट करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि वकुला हजरात में इतनी यकजहती और इतनी मजबूती है कि शायद वो इनके इस इक़दाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो कल उनका कन्वेंशन हुआ है, मैंने उसमें जाके पूरी कवरेज खुद ज़ाती तौर पे देखी हुई है जी। वो बहुत गुस्से में थे, और मेरा ख्याल है कि आने वाले 10-15 दिनों में ये भी
सेट असाइड हो जाएगा ये जो ऑर्डर्स या आर्टिकल्स या जो भी इन्होंने तरमीम की है। इसकी इंटरप्रिटेशन तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है ना जी। ठीक है। तो मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड कर देगी और किसी भी कदर में अभी जैसे नैब में तरमीम हुई, अभी तो वो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि भी नैब में तरमीम की जा सकती है, ये किन वजूहात की बिना पे की गई हैं, अपने ज़ाती प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अपनी आसाइशें लेने के लिए, ये सारा कुछ मामला बेसिकली ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि उनकी जो मुश्किलात बढ़ी हुई है उनको कम किया जा सके और ये लॉन्ग लास्टिंग, इसी हुकूमत को लॉन्ग लास्टिंग लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो केयर टेकर हो, चाहे उनकी कौमी असम्बली हो या वफाकी हुकूमत हो। ये चाहते हैं कि अदलिया को इतना अंडर प्रेशर लाया जाए कि कोई शख्स भी उनके खिलाफ, कोई अदारा भी उनके खिलाफ कोई स्टेप उठाना चाहे या कोई पार्टी वर्कर भी उनके खिलाफ जाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी अंडर प्रेशर या हाई कोर्ट भी अंडर प्रेशर होने की वजह से फैसले उनके हक में करे। ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, ये कोई वियतनाम नहीं है, ये कोई युगांडा नहीं है, कोई साउथ अफ्रीकन कंट्री नहीं है जहाँ कोई लाकानूनियत और कोई भी ऐसी चीज़ें जो है आवाम के लिए फंडामेंटल राइट्स उनके बाकायदा मुकम्मल तौर पे तबाह किए गए हुए। ये एक पढ़ी लिखी कौम है, आप एटॉमिक पावर रखते हैं और जहाँ ये कुव्वतें ऐसी आप आवाम पढ़ी लिखी और समझदार हो, मेरा ख्याल ऐसे जाहिल फैसले कभी चला नहीं करते। अल्टीमेटली मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं, उसके बावजूद मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कल के उस कन्वेंशन के बाद मैं तजिया ये बड़ा आम कर सकता हूँ कि ये ऑर्डर चैलेंज हो जाएगा और मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि ये चैलेंज भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। फैसल मलिक साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज फरमाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो हम लेकर आए हैं ये इससे अदलिया मजबूत होगी और साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिल की मंजूरी इंसाफ की फराहमी में मुआवन साबित होगी और बड़ी तारीफ़ें की इसकी और कहा और बड़ा दलाइल देने की कोशिश की उन्होंने कि हम जो ये बिल लेकर आ रहे हैं इससे मुल्क में अदलिया में, निज़ाम में, सिस्टम में, हर चीज़ में बेहतरी आ जाएगी। सर, अगर वक्ती करंट सिचुएशन हम देखें तो ठीक है, इस टाइम पर नज़र यही आता है कि हुकूमत चाहती है इलेक्शंस ना हो और पीछे तमाम इदारे हुकूमत के साथ थे, इलेक्शन कमीशन को भी देखें, सब कुछ देखें तो सबका बयानिया एक ही बना कि इलेक्शन इस मुल्क में नहीं हो सकते, सिचुएशन ऐसी नहीं है। लेकिन द ओनली एक इदारे की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट था जहाँ पर ये केस चला, एप्लीकेशन गई और उसके बाद बेंच बैठा और उन्होंने बैठ के इसकी सुनवाई शुरू की है। उसके बाद टारगेट करना शुरू कर दिया उसको और सर फिर अचानक से तरमीम करना इस वक्त, यानी ये तरमीम अगर इस सिनेरियो से पहले हुई होती तो शायद इतना क्रिटिसिज्म ना हो रहा होता। बट टाइमिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि इस वक्त के ऊपर जिस टाइम पे मुल्क के अंदर इतनी गहमा गहमी है, इलेक्शंस होना चाह रहे थे, बड़ी मुश्किलों से तारीख आई, तारीख आने के बाद 30 अप्रैल की जो तारीख पंजाब की आई, KPK की आई भी नहीं थी और चीज़ों को लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही थी। फिर जब कोई रास्ता ना मिला तो इन दी एंड सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस बात को टेकअप किया जब इलेक्शन कमीशन ने साफ सिरे से ही मुकर गए कि हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते और ना उन्होंने मुशावरत की सदर से, ना मुशावरत की सुप्रीम कोर्ट से, डायरेक्टली ऑर्डर जारी कर दिया कि 8 अक्टूबर को ही इलेक्शंस होंगे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग्स के अंदर यही कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है ये सब कुछ करने का जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इस सारे हालात के अंदर सर हुकूमत का एक कदम उठाना, पार्लियामेंट में बैठना, पार्लियामेंट को भी अगर देखें तो सर पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन तो है ही नहीं। ऑपोजिशन वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं, वो सिर्फ वहाँ बैठे हैं और मुनहरिफ अरकान का मतलब है कि वो भी इसी पार्टी के शायद नुमाइंदे यही साबित हो रहे हैं इस टाइम पे। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ़िलहाल तो कोई किसी किस्म का जो है वो ताल्लुक नहीं है। अब इन हालात के अंदर सर अब ज़ाहिर है ये यहाँ से सेनेट में आज हमने देखा कि सेनेट की प्रोसीडिंग्स हुई और सेनेट के अंदर बड़ा अपोज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की जानिब से। सर व्हाट आर द ऑप्शंस लेफ्ट के कहाँ पर जाकर क्या ये बिल नल एंड वॉइड हो सकता है जिस तरह से हमें अभी ख्वाजा अयूब नसीम साहब ने फरमाया? देखिए जी, जो पहली बात है ना वो बिलाल साहब में वो आपने कहा कि जी शहबाज शरीफ ने जो है ना वो वहाँ पे बयान को कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए ये जी बड़ी तारीफें उन्होंने कहा जी अदलिया मजबूत होगी, अदलिया वो इन्होंने अपनी अदलिया मजबूत नहीं करनी भाईजान, इन्होंने जॉनसन अपनी कुर्सी मजबूत करनी है। अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए ये जॉनसन अब बिल लेके आए हैं। ये चाहते हैं कि उनको कोई पूछने वाला ना हो। ये इनकी जो मंशा है ना वो पंजाबी का जो शेर है, गलियां हो जन सूजियां विच मिल
रजा यार फिले, ये कल्ले जो है ना वो यहाँ पे रहें, हुकूमत करते रहे, ना ये इलेक्शन करवाएं और ना इनको को पूछने वाला हो और फिर अदलिया भी ना हो, और यहाँ पे जो है ना ये जो मर्जी दंदनाती गुंडागर्दी करते रहे। ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है कि आप जो है ना शब खून मारे अदालत के ऊपर। अदालत का कॉन्सेप्ट जो है ना पहली दफा इस दुनिया को इस्लाम ने दिया, और वहां पे मिसाइल काम की कि जब जो है ना उस वक्त काजी वक्त ने बुलाया खलीफा को, तो खलीफा जो है वो अदालत में आके पेश हुआ, उस काजी की अदालत में पेश हुआ और उसने आके जवाब दिए। और ये उल्टा काजी के जो है ना अख्तियारात छीन रहे हैं, काजी से जो है ना वापस ले ले अख्तियारात, खुद बना रहे हैं रूल्स, खुद फ्रेम कर रहे हैं। ये कौन होते हैं खुद रूल्स फ्रेम करने वाले? ये कौन होते हैं खुद जो है ना बनाने वाले रूल्स? इनको को कानून का पता है? इनके पास कानून की डिग्री है? आइन के रखवाले हम हैं, आइन को बनाने वाले हम लोग हैं, पार्लियामेंट है जो आइन बनाती है और आइन में अमेंडमेंट्स करती है। सर ये कहा गया कल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, उन्होंने कहा जी आइन तो हमारा है, हमने डिफाइन करना है क्या आइन और किसके मुताबिक। बिलाल साहब ये आइन को घर से नहीं लेके आए हुए, आइन के अंदर साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 2A जो है ना वो ये कहता है द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड विल बी कुरान एंड सुन्ना। और कुरान के अंदर अल्लाह वाज़ा फरमाते हैं और इस मिजान को हमने आसमान से उतारा। फिर एक जगह अल्लाह फरमाते हैं अदल कायम करो, इंसाफ कायम करो। और आप जो है ना यहाँ पे अदालतों को मफलूज बना रहे हैं, अदालतों को लंगड़ा रूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी इनकी गलतफहमी है कि ये जो है ना इस तरह इंसाफ के निज़ाम को मफलूज करके और अपनी हुकूमत कायम रख सकेंगे। इनकी कुर्सी ये बचनी नहीं इंशाअल्लाह। आवाज़ें अदालत के अंदर से भी उठ रही हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को देखें और जजेस को देखें तो जजेस में भी इख्तिलाफ हमें नज़र आता है, यानी इख्तिलाफी नोट का आ जाना। इससे पहले जस्टिस जमाल बंदू खेल साहब और एक और जज जो उनके साथ थे, उन्होंने भी कुछ इख्तिलाफी नोट अपना जारी किया। उसी दिन जिस दिन ये पहली हियरिंग हो रही थी इस केस के ऊपर, उसी दिन वो इख्तिलाफी नोट भी सामने आ गया। बड़े उसके रूमर्स हुई, बड़ी उस पर डिस्कशन हुई कि ये इख्तिलाफी नोट का आना, उसकी भी टाइमिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा जश्न मनाया, कहा कि हमारे बयानिए की जीत हो गई है इस इख्तिलाफी नोट से। आज भी हुकूमत ये कह रही है कि वो इख्तिलाफी नोट जो आ गया वो 4-3 का फैसला हो गया, वो 2-3 का नहीं था और इस तरह था, और ये जो भी कुछ हो जाएगा आज इसका जो भी फैसला आ जाएगा ज़ेरे साया ही रहेगा 4-3 और 3-2 के फ़र्क वाला। मसला ये है बिलाल साहब कि ये जो है ना जाहिल हुकूमत भी है, साथ साथ नकम्मी तो हुकूमत तो है ही है, जाहिल भी है। इनके जो है ना नाबल्द हैं ये किसी भी जो है ना कानून से और किसी भी जो है ना अखलाकियात के पैरामीटर से। बात ये है कि जब 1980 के जो है ना रूल सुप्रीम कोर्ट के हैं उसमें क्लियर कर दिया गया जो बेंच में अक्सरियत का फैसला होगा वही माना जाएगा और वही फैसला समझा जाएगा। बाकी जो आप ये बात कर रहे हैं ना बीच में जो है ना 2 ने इख्तिलाफी नोट लिखा, किसी ने क्या लिखा, ये उनका अंदरूनी जजेस का मामला है, ये उनका कथारसिस होता है, ये उनका एनालिसिस होता है। दूसरी तरफ का भी पिक्चर देख के उसके ऊपर भी उनका रिसर्च वर्क होता है जो अपनी जजमेंट के साथ लगाते हैं। जजमेंट वही होती है, फैसला वही होता है जो बेंच ने अक्सरियत से दिया होता है। इसके ऊपर जो है ना इससे आगे जाना, फैसले के ऊपर आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उसके ऊपर आप तनकीद करें, लेकिन इससे आगे जाना कि जी 2-3 और 4-3 ये होते कौन है जी, इनके पास अख्तियार क्या है कि ये जो है ना 2-3 और 4-3 की बातें करें, ये तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है जी। सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है, और लेकिन इसी इंटरनल मामले के ऊपर हुकूमत की तरफ से भी यही रिस्पांस आया और हुकूमती वज़रा ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला होता तो फिर इस तरह से फ़ैसले को पब्लिक ना किया जाता, हमारे तक कहने को बातें ना आती। सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला नहीं है, ये अब चीज़ें पब्लिक हो गई हैं तो सब कुछ सामने आना चाहिए है, और ये सब बातें भी हुकूमत की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। आज अगर सेनेट की बात करें तो सेनेट के अंदर जो आज प्रोसीडिंग हुई, शहजाद वसीम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि ये इस्लाहात का बिल नहीं है और ये जो है ये इस्लाहात के मुखालिफ बिल जो है ये एक देना चाह रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि तराजू में तवाज़न नहीं, तराजू घर लेके जाया जा रहा है, यानी तराजू में जो मतवाज़न की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि तराजू में मतवाज़न यानी तवाज़ुन की बात नहीं हो रही है, तराजू को घर लेके जाने की बात हो रही है कि तराजू ही हमारा अपना हो, तराजू उठा के घर लेके जा रहे हैं जी। साथ ही उन्होंने फिर ये भी कहा कि नाअहली के केसेस खत्म करने के लिए सारा ड्रामा हो रहा है। बात ये बिलाल साहब, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं ना, इंग्लैंड में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है सर, कोई दस्तूर नहीं है, उनका अनरिटन जो है ना, उनके जो रवायात गुजरी हैं उसको ही वो अपना जो है ना वो बांधते हैं, एक असूल, एक निज़ाम, एक जो है ना कानून, उसके मुताबिक वो चलते हैं। वहाँ पे तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पे जुडिशरी इतनी ताकतवर है कि वो हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन के जो है ना फैसले भी सेटिस्फाई, उनके खिलाफ भी फैसले दे देती है, और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं। उसके बाद जो है ना वहाँ पे अदलिया जो है वो ये पता ही
कहती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखें या ना लिखें कि हम होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, हम तो नेचुरल जस्टिस के मुताबिक तो काजी तो होगा, हर जगह होगा, काजी के बगैर तो सोसाइटी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। ये सबसे पहले इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया था। और ये अदालत के बशकुन मार रहे हैं। ये इनके पास क्या इनको कानून के बारे में पता है? क्या इनको को जो है ना लॉ के बारे में आता है? इनके पास कोई डिग्री है? इनके पास कोई जो है ना लॉ की कोई समझ है? ये तो सिर्फ अपना बीच में इस बिल के अंदर अपनी जो ना भाई के लिए क्वेश्चन रखना चाहते थे और वो उन्होंने रख लिया। अपने भाई को रिलीफ देना चाहते थे, वो उन्होंने दे दिया कि भाई साहब, मेरा ख्याल है अब शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन कर दिया होगा, भाई साहब हमने बिल पास कर दिया है, तो भाई साहब आप लंदन से ही बैठ के जो है ना अपील दायर कर दें यहाँ पे, और वो जो आपकी नाअहली की है, क्योंकि इन्होंने वो असल बात जो है ना, इन्होंने नाअहली के खिलाफ अपील की प्रोविजन रखी है बीच में, वो पास किया है इन्होंने। सर वो सिर्फ वो नहीं है, उसके अलावा भी मेरे ख्याल कोई 38 के करीब मजीद केसेस हैं जो कहा यह जा रहा है कि शायद उससे रिलीफ मिलेगा, जिसमें नस्ला टावर का केस हो। और जिस तरह से आज हमारे आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने भी फरमाया कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो सर क्या अब ये इस तरमीम के बाद अरबों डॉलर पाकिस्तान में वापस आ जाएगा? अरबों डॉलर वापस क्या आना है कि इस तरमीम के बाद मजीद अरबों से खरबों डॉलर का मजीद नुकसान होगा। वो किस तरह होगा इस बिल की वजह से, वो देख लीजिएगा। एक तो वो गड़े मुर्दे जो से ना आप उखाड़ने की जो है ना वो आपने खुली छुट्टी दे दी। दूसरा, यहाँ पे जो है ना पूरी दुनिया में जाएगा मैसेज कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है, यहाँ पे कोई आइन नहीं है, यहाँ पे कोई अदालतें नहीं है। यहाँ पे किसने आना इन्वेस्टमेंट करने? कौन आपसे बात करेगा? कौन आपसे डील करेगा? कौन आपको पहले ही सामान बेचेगा या सामान खरीदेगा? अयूब नसीम साहब, हालात तो हमारे पहले ही ऐसे हैं कि हुकूमत यहाँ पे कह रही है कि हमारे पास इलेक्शंस कराने के लिए पैसे नहीं है, इलेक्शंस को सिक्योरिटी देने के लिए हमारे पास बंदे अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे हालात जिस तरह खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जब ये स्टेटमेंट्स दी जा रही होंगी तो सर इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो वैसे ही पाकिस्तान नहीं आएगा, वो कोई बंदा तो आने का सोचेगा नहीं कि पाकिस्तान में जाके करना क्या, इनके पास तो इंतखाबात के लिए पैसे नहीं हैं। तो इस हुकूमत का क्या हाल होगा सर? चट्टा साहब, गुजारिश ये है कि मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले ये जो बहस आपकी चल रही है ना जी, उस पर जवाब जरूर देना चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि एक कारपेंटर या तरखान को आप सुनार का काम दे दें जी, क्या ये पॉसिबल है कि तरखान सोना जोड़ लें? पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आपकी जो कौमी असेंबली है, मुझे बताइए जो लॉ बना रही है उनमें कितने परसेंट एजुकेटेड लोग हैं, या कितने परसेंट तादाद है जो ग्रेजुएट हैं? ठीक है, उनमें मेजॉरिटी वो है जो अपने दस्तखत नहीं कर सकते। बदकिस्मती इस मुल्क की तब से शुरू हो जाती है जब एक अनपढ़ आदमी लॉ बनाना शुरू कर दे। कभी उस स्कूल का स्टूडेंट टॉप नहीं करेगा जिसके टीचर को इंग्लिश लिखनी या बोलनी नहीं आती हो। ये सेम सिचुएशन है, ठीक है, कि ये वो इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जो खुद क्वालिफाइड नहीं है, किसी को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट पे कदम वो लगा रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे मुल्क चलते नहीं होते और कानून ऐसे चलते नहीं होते। और दूसरी बात आपने जो की है, इस केस के बाद ये अगर इसमें प्रोविजन ये ना होती कि जो माजी के केसेस हैं वो इसमें शामिल होंगे, तो ये कभी केस ये लॉ पास भी नहीं होता। ये प्रोविजन रखी गई है कि पुराने केसेस में आप अपील में जा सकते हैं। अगर ये राइट अपील का इस प्रोविजन में ना होता, इस अमेंडमेंट में आर्टिकल में ना होता, तो ये इनके लिए वैल्यूबल नहीं थी। इस चीज़ के बाद मेरा ख्याल है कोई जवारिया भी अपनी रकम जो है ना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जवारिये बड़े दलेर होते हैं ना। सुना यही है कि हार गए तो हार गए। और बाबा कौन शख्स इन्वेस्टर सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी देखता है, वहां पे सुकून देखता है, वहां पे रास्ते ढूंढता है कि 100 लगाएगा तो 150 मिलेगा, 200 उसका होगा। इस हालात में, सिचुएशन में जो अनारकी पाकिस्तान में फैली हुई है, आपने शायद इतना अवेयरनेस आपको नहीं है। मैं सुबह स्टॉक एक्सचेंज डेली देखता हूँ जी, और आपकी जो सिचुएशन फॉरेन इन्वेस्टर्स की है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। और अगर चंद दिन ये सिस्टम और रहा, ये अनारकी इसी तरह चलती रही, तो मैं चैलेंज से और दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान
बहुत पीछे चले जाएगा। जितनी स्ट्रगल माजी में किसी हुकूमत ने की है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, या मुशर्रफ दौर हो, या जनरल ज़िया दौर हो, ये सारा मिला के अब आज पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है ये दहाइयों पीछे चले जाएगा। फिर हम रोएंगे और गलती मानेंगे, लेकिन फ़ायदा देर होगी। आज मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से यही कहना चाहता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी, अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अपनी सहूलतें लेने के लिए अगर कोई शख्स ऐसा काम करे तो मेरा ख्याल है ये सरासर नाइंसाफ़ी है। बल्कि ये कहना चाहूँगा, इट इज़ नॉट जस्टिस विद द जस्टिस। आई एम गोइंग टू रिपीट, इट इज नॉट जस्टिस विद द जस्टिस। नॉट जस्टिस विद द जस्टिस, लेकिन शायद गवर्नमेंट ने पहले इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया ये कह के कि जस्टिस में तो लाखों केसेस पहले से ही पड़े हैं पेंडिंग, जो 5-5 साल से लोगों के केसेस लगे हुए हैं, और क्या जस्टिस है हमारे मुल्क के अंदर। ये आज क्रिटिसाइज हुआ इस पर और ये बातें की गई। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बाकायदा पूरे जो है नंबर्स बताए और फिगर्स बताएंगे कितने केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक ज़ेर इल्तवा हैं और उन पर कोई अभी तक डिसीजन नहीं हो पा रहा। अब इसके बाद जो कुछ यहाँ पर किया जा रहा है सर, जाहिर है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस एक तरमीम करने की कोशिश की जा रही है कानून के अंदर, इस तरमीम को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, और साथ ही जो है वो थोड़ा सा फ़र्क आ गया है बेंच के अंदर। बेंच टूट गया है, बेंच दोबारा से बन गया है। बेंच की तख्लीक के अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है शायद अब दोबारा से इस बेंच को लिंगर ऑन किया जाएगा। फैसल मलिक साहब, सर बेंच 5 का था, 4 का रह गया है, आपको क्या लगता है अब दोबारा फिर से बेंच में कोई कमी पेशी हो सकती है सर? नहीं, कोई कमी पेशी अब जो है ना मेरा नहीं ख्याल हो सकती है। ठीक है, बात ये है बिलाल साहब, ये जो सा है ना बेंच जो है ये इम्प्लीमेंटेशन का के लिए है। फैसला तो जो है ना वो तो हो चुका, वो 3 और 2 का फैसला हो चुका। और सर लेकिन वो तो केस और था ना, वो केस था इंतखाबात की तारीख देने का। अब केस है इंतखाबात में इल्तवा का, यानी तारीख में इल्तवा जो किया, जो 30 अप्रैल से लेकर उसको 8 अक्टूबर पे पेंडिंग ले गए। इट इज अ न्यू स्टोरी नाउ ना। नहीं बिलाल साहब, ये उसी का शाखसाना है कि इन्होंने जो सा है ना तारीख दी और तारीख शेड्यूल दिया और फिर देने के बाद वापस ले लिया और उसके बाद जो सा ना नई तारीख दे दी। ये तो ना इनके पास अख्तियार था, इलेक्शन कमीशन के पास रूल्स में, आइन में कहीं भी ये लिखा नहीं हुआ कि शेड्यूल वापस ले सकते हैं या कोई अपने पास से तारीख दे सकते हैं। ये उसी का शाखसाना है। ये जो है ना अब जो 4 का बेंच है ये अपने ऑर्डर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करवाएगा। इलेक्शन होंगे और विद इन 90 डेज होंगे। आगे थोड़ा सा रिलीफ दे सकती है, कोई 10-15 दिन आगे पीछे हो सकते हैं शायद, जो सा ना रिलीफ जजेस जो मुनासिब समझे। लेकिन ये है कि इस बारे में तो अब ये सोचना छोड़ दे कि ये इंतखाबात को रोक पाएंगे। ये इनका तो प्लान है मेरा ख्याल है को 10-15 साल का। जिस तरह से ये अपनी बिसात बिछा रहे हैं, अपनी सियासत की बिसात के ऊपर जो उनसे है ना काजी को उठा के बाहर फेंकना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये जो उनसे ना यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम करें और अपनी बादशाहियत कायम करें। सर लेकिन मजबूत शायद काजी नाम के बंदे को ही करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है। काजी फैज़ साहब का नाम है, हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे शहजाद अनवर फारूकी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी शुक्रिया। शहजाद भाई, जिस तरह से आपने देखा सिचुएशन आपके सामने है कि यहाँ पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बना और उसके बाद आज बेंच में हमने देखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने माजरत कर ली और रेफ़र किया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के फ़ैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत कर रहा हूँ। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया कि अब 4 जो रिमेनिंग जजेज़ हैं, जिसमें चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जमाल मंदोखेल और मुनीब अख्तर साहब, ये अब इस केस में प्रोसीड करेंगे। सर हुकूमत बड़ा अप्रिशिएट कर रही है, एक जो तरामीम लेकर आए हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से सुओ मोटो के ऊपर तमाम चीज़ों को रोका जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं सर, किस तरह से आप सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए, इससे ज़्यादा बुरी सूरत क्या हो सकती है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम है, आपके इदारों के अंदर जो तकसीम है वो इतनी विजिबल है कि हर बंदे को भी नजर आ रही है। अफरा तफरी का एक दौर है और मैं नहीं समझता कि 4 जजेस का जो बेंच है इसका फैसला भी कुछ स्टेबिलिटी ला पाएगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अब आप हाथ लगा कर देख सकते हैं, आप उनके नामों की, उनकी शक्लों की शनाख्त कर सकते हैं कि कौन से जज साहब कहाँ खड़े हैं। और ऐसी सूरत हाल में इंसाफ होता हुआ मुझे मालूम नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि अगर कोई फैसला होगा तो उसको मुतनाज़ा तो वो पहले ही बना चुके हैं। बेंच की तश्कील के ऊपर सवाल उठा के 184(3) की जो सर इंसाफ पे क्रिटिसिज्म तो आज भी पार्लियामेंट में हुआ और उन्होंने बाकायदा नंबर्स के साथ बताया कि लाखों केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और कई सालों से पेंडिंग हैं, तो शायद क्रिटिसाइज करके अपनी बात को जस्टिफाई किया जा रहा था।
बिल्कुल यही बात है। असल मसला यही है कि अब इतने बड़े मुफादात हैं लोगों के कि उनको सेफ गार्ड करने के लिए वो किसी भी पर जाने के लिए अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट का एक खास मकाम है। आप खास तौर पे एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे वफाकी निज़ाम हुकूमत है, जिसमें आपके विफाक के जो है वो है और फिर वफाक है, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो आखिरी आर्बिट्रेटर होता है किसी भी सूरत में। फैसला करता है सूबे ठीक करें या वफाक ठीक करें या किसी भी सूरत में एक शख्स को जो इमरानी माहिदा या दस्तूर में आपको गारंटीज दे रही है उनको सेफगार्ड करने के लिए जो आखिरी मुआवजा है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो उसमें किए गए फैसलों की सेंसिटिविटी 97 की तरफ वापस ले जाऊं। 1997 में भी एक ऐसी सूरत हाल थी जब एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन गई थी और खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजेस ने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसले देने शुरू किए थे। उस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली मियां नवाज शरीफ मामला पर कुछ पेशरफ्त हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट जो के कुछ ऐसे मुकदमात के ऊपर परसू कर रही नवाज शरीफ जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एक दफा फिर तस्लीम हो गई। तो ऐसे में अदालतों का लाडला कौन है ये लोगों को साफ नजर आ रहा है, लेकिन बहरहाल ये कहने की बातें हैं। मेरे नजदीक अब आपको कोई भी फैसला मिल जाए उस पर अमल दरामद कराना एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल काम होगा। सर, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस था उसको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज वापस कर दिया और स्पेशली उसके साथ जो रिमार्क्स दिए वो ये कहा कि वो एक मुनसिफ मिजाज जज के ख़िलाफ़ ये मुंतकिम मिजाज इमरान नियाज़ी की इंतकामी कार्रवाई थी। ये स्टेटमेंट देकर उन्होंने रेफरेंस को वापस किया और मलबा सारा इमरान खान साहब पर डाल दिया। हालांकि शायद हकीकत इससे मुख्तलिफ है। जिस तरह से पहले इतराफ़ात भी हुए इसी सिचुएशन के अगेंस्ट के इमरान खान साहब नहीं, उस टाइम पे फ़रूक नसीम साहब लॉ मिनिस्टर थे, रीज़न कोई और थी, लेकिन आज भी शहबाज शरीफ साहब ने सारा मलबा उन पर डाल दिया और रिलीफ प्रोवाइड किया थोड़ा सा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं सर? यार देखिए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज खुद नोटिस लिया था। आज वो आज खुद नोटिस लेने के खिलाफ एक फैसला दे बैठे हैं जी। आज खुद नोटिस उन्होंने लिया था फैजाबाद धरने के हवाले से। अच्छा, फैजाबाद धरने में जो फैसला उनका था उस पर तनकीद तो कहीं और से आई थी। उसका मुतासरा शख्स, मुतासरा फरीक तो कोई और था जी। उसमें इमरान खान साहब के ऊपर तो कोई तनकीद नहीं की गई थी, ना इमरान खान साहब ने उस धरने में कोई ऐसा किरदार अदा किया था जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इमरान खान का नाम लेकर बेसिकली आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें लगता ये है कि शायद कुछ लोगों की ताज़ा सुलह हुई है जी, और उस ताज़ा सुलह के लिए अभी एक दूसरे को तहफ़ देने का सिलसिला जारी है, जिसमें फैसले दिए जा रहे हैं इस तरह के कि जिसमें अब देखिए जस्टिस अमीनुद्दीन जो कल तक इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, कल उन्होंने खुद ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ मिलकर एक फैसला लिखा है। वो को ऑथर हैं उस फैसले के और 2-1 की अक्सरियत से उस फैसले पर आज उन्होंने पहले दिन कह दिया कि जी मैं इस बेंच का मजीद हिस्सा नहीं रहना चाहता। बिल्कुल। अब 184(3) की जुरिस्डिक्शन जो है वो बड़ी बुनियादी किस्म की जुरिस्डिक्शन है जो कि एक इंसान को बुनियादी इंसानी हकूक की जमानत फराहम करती है। ठीक है। अब उसके प्रोसीजर के ऊपर आपने ऐसा फड्डा डाल दिया है जो बहुत अरसे से चल रहा था, लेकिन ये फैसले की टाइमिंग जो है वो आपको बताती है कि इस वक्त ताकतवर लोगों के जो मुफादात हैं वो एट स्टेक हैं और उन मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत को इस तरह से एक्ट करना वो किसी तरह भी जेब नहीं देता था। और ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जो लोग इस नज़र से देखते थे कि वो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी या उनको किसी भी ज़्यादती से बचाएगी रियासत की या स्टेट की किसी भी जुल्म सितम से, तो वो जुल्म सितम से तो क्या बचाएगी। अब अगर आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ ही सेफगार्ड नहीं हो सकते और उसके लिए वो कहा जा रहा है कि 3 लोगों की एक कमेटी होगी जो फैसला करेगी। अब अगर आप इसमें के लिए मान लीजिए, और मैं ये कहता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ टाइमिंग का इशू है। अगर आप इन रूल्स को बाकायदा कवानीन के ज़वाबित के तहत आप इसको मैनेज करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वकला भी और बार एसोसिएशन इस पर बारहा आवाज़ उठा चुकी हैं, लेकिन वो आवाज़ आज से नहीं, वो तो 20 साल से उठा रहे हैं जी। बिल्कुल। आज आपने उस एक इशू को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम पैदा की है और उस तकसीम का जो फ़ायदा या नुकसान है वो चलने वाले किस पर असरअंदाज हो रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम पैदा करने की ये जिसने भी कोशिश की है वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गए है।
और अब आप किसी बात को यकीनी तौर पर नहीं कि आइन में लिखी हुई कोई बात जो है वो गारंटीड है। अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सकता, मेरी तरफ से ये 5 साल और इलेक्शन न कराएं, मुझे और आपको क्या फर्क पड़ता है। मैं और आप वो लोग हैं जो अपनी रोज की मेहनत मशक्कत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ठीक है शहजाद साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके व्यूज़ का। नाज़रीन, शहजाद साहब से बातें की, बड़ी ठीक बातें थी। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी जिस तरह से हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद थे और काफ़ी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से यहाँ पर हो रहा है आज के मतलब सिवाय हुकूमत के मेरा ख्याल है किसी तरफ से भी जो तरमीम की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसकी कोई पॉजिटिव बात किसी भी शख्स की जानिब से नहीं मिल रही। जो भी कोई न्यूट्रल बताने वाले हैं, जिनका तज्जिया न्यूट्रल है, वो ऐसी बात नहीं कर पा रहे कि शायद ये कोई पॉजिटिव एक्ट किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। सर, माई लास्ट क्वेश्चन फ्राम बोथ ऑफ यू इज़ दैट कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंतखाबात मुलतवी करने के लिए सब कुछ हो रहा है, इंतखाब तो सर मुलतवी हो ही गए हैं, फैसल मलिक साहब मेरा ख्याल होने ही नहीं है दोबारा। नहीं सर, जब तक सुप्रीम कोर्ट है, जो आखिरी उम्मीद है किसी भी मजलूम की, और स्पेशली पाकिस्तान के जो मजलूम हम अवाम हैं, हमारी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। जब तक सुप्रीम कोर्ट है, ये हमें पूरी उम्मीद है ये इंतखाबात होंगे और बर वक्त होंगे और टाइम पे होंगे। सर, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, आप लोग क्या आप साथ देंगे सुप्रीम कोर्ट का इस हक के अंदर? जी ऑब्वियसली, बिल्कुल हम पूरा साथ देंगे। अपने जुडिशरी के साथ खड़े हैं, हम अपने जजेस के साथ खड़े हैं। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, इनको मनो अन तस्लीम करवाएंगे हम, नहीं तो हम फिर सड़कों के ऊपर होंगे, फिर इनको सड़कों के ऊपर हम घसीटेंगे। सर, इसी तरह वकला सड़कों पर निकले थे इफ्तिखार चौधरी साहब की कैंपेन के लिए, और आपको याद हो वो सारा वक्त आज क्रिटिसाइज़ किया जाता है उन पर भी, और क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग शायद बेनिफिशियरी उस वक्त के लोग के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो एक एनआरओ मुशर्रफ साहब से लिया, और पीपल्स पार्टी और नून लीग बेनिफिशियरी थी उस एनआरओ की, और पसे पर्दा उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब भी थे। आज यही लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इफ्तिखार चौधरी साहब को, तो कल को ऐसा ना हो कि फिर से यही क्रिटिसिज्म आप लोगों के ऊपर भी आ जाए इस फैसले के बाद। सर, बात ये है कि हमने जो है ना अपनी हद तक रहना है, अपनी हद तक लॉ की, रूल ऑफ लॉ की तहरीक चलानी है, जो कि कल वकला कॉन्वोकेशन में जो है इजलास में फैसला हो गया है कि हम जो है ना तहरीक चलाएंगे। तो अब हम अगर तहरीक चलाते हैं, बीच में अगर कोई घुसपैठिए घुस के हाईजैक कर लेते हैं, उस वक्त जो है ना ये लोग थे पावरफुल, इनके पास पैसा भी था, इन्होंने वकला तहरीक को हाईजैक किया और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और फिर बाद में भी प्रेशराइज करते रहे जजेस को, और ये अब सब बंद होना चाहिए। अब जो है ना इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं तो इनका जो है ना बहुत बुरा जो है ना हम करेंगे। हम वकला सड़कों के ऊपर आएंगे, हम जो है ना रूल ऑफ लॉ को नहीं छोड़ सकते। आप किस तरह से रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करके तो जो है ना यहाँ पे बादशाहियत कायम करेंगे। अयूब नसीम साहब, इमरान खान साहब ने आज कहा और बड़ा क्रिटिसाइज उन पर एक बात पर हो रहा था जिसका जवाब उन्होंने शायद आज दिया, और कहा कि आइनी माहिरीन से मशवरा करने के बाद असम्बलियाँ तहलील की थी, और तमाम आइनी माहिरीन ने मुझे यही कहा था कि अगर आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो हर हाल में यानी लाजमी 90 रोज़ के बाद इंतखाबात होंगे। सर, आइनी माहिरीन तो सारे फेल हो गए हैं, अब इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, जो सिचुएशन बन रही है। क्या सर आप किस तरह से समझते हैं इमरान खान साहब का डिसीजन तो शायद उस टाइम पे उनके लिए पॉजिटिव था, जो अब नेगेटिव साबित होता आ रहा है? गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ उस वक्त भी पॉजिटिव था और आज भी पॉजिटिव है। ठीक है, जो लोगों को नहीं समझ आ रही वो थोड़ा सा, बहुत सारे अक्लमंद लोग तो समझते हैं, बहरहाल जिनको नहीं समझ आ रही उनको बता देता हूँ। ठीक है, पीपल्स पार्टी खूबसूरत खेल रही है और इसके पसे पर्दा पीपल्स पार्टी बहुत सारा काम कर रही है। पीपल्स पार्टी की बड़ी देर से सोच थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मैं पंजाब से ख़त्म करूं। इससे पहले मैंने अपने बहुत सारे वीलॉग्स में ये बात कही हुई है, ठीक है, कि वो इस मिशन में वो कामयाब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब में मैं बहुत पीछे ले जाऊंगा, और काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गई है। ठीक है, और बाकी बात जो रह गई है इलेक्शन की, मैं समझता हूँ कि ये तो होने ही होने हैं, एट एनी कॉस्ट होने हैं। मैं बार बार रिपीट करूँगा इस बात को, इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन होने हैं। सर कब होने हैं? हाँ, बात आ गई कब होने हैं। 30 अप्रैल नहीं तो 30 मई,
मैक्सिमम टेन्योर। देखिए सुप्रीम कोर्ट जब को फैसला करती है, फैसल मलिक साहब कभी अपने फैसले से नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम आगे कोई नहीं जाने देंगे। हम जो है ना इंतखाबात बर वक्त चाहते हैं, एक दिन भी अगर लेट हुआ तो ये हाइड्रोजन बनता है और ये बगावत का मुकदमा बनता है। ये खुल्लम खुल्ला जो है ना आइन की खिलाफ वर्जी है। सर बगावत के मुकदमे की बात करें तो आज बगावत के मुकदमे के खिलाफ भी एक फैसला आ गया कि बगावत का मुकदमा जो है ये 1860 से बना था और अंग्रेजों ने बनाया था, इसके खिलाफ भी आज बात हो रही है कि ये इन तमाम मुकदमों से रोक दिया गया। सर कैसे बनेगा सर वो मैं आपको बताता हूँ ना जी, वो 124A है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन नहीं है, वो कानून है, वो एक्ट है। उसके अंदर जो है ना जिस तरह इमरान खान के ऊपर पर्चे हुए थे वो खत्म किया है। ये जो बगावत का मुकदमा है ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आइन का जो है ना कहता है, आर्टिकल 6 के जो है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई इसके खिलाफ जाएगा तो उसके ऊपर जो है ना बगावत का वो आर्टिकल 6 जो हमेशा इमरान खान साहब कहते हैं इन पे लगना चाहिए, ये लोग कहते हैं इमरान खान साहब पे लगना चाहिए, लगता किसी पे नहीं है, न जाने कब किस पे लगेगा। बहुत शुक्रिया फैसल मलिक साहब आपका, ख्वाजा अयूब नसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म है। नाज़रीन आप सबका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।